हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना डेली एमसीक्यू सीरीज का। ठीक, तो एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम हम लोग को ये सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोग वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि नहीं अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ठीक। तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे माइंड के अंदर, क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या नहीं करें। ठीक, ये डिसीजन हम कैसे लेंगे, कौन सा क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है और कौन सा स्किप करना है, उसका डिसीजन हम लेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, मतलब क्या एग्जाम के अंदर भले ही कितना भी आप टॉपर्स का इंटरव्यू देख लो, कुछ भी देख लो, सबका ये कहना होता है कि हार्डली 30 to 35 क्वेश्चन ही ऐसा होता है जिसके ऊपर श्योरिटी रहता है, उनको पता होता है कि हाँ ये आंसर है। ठीक है, बाकी में क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके वो इंटेलिजेंस गेस वर्क करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल उन्होंने एलिमिनेट कर दिया ऑप्शंस को, उसके बाद जो ऑप्शंस उनके पास दो बचा उसमें से एक इंटेलिजेंट वे में गेस वर्क करते हैं। ठीक है, जिससे कि कट ऑफ क्लियर हो सके। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, इसका डिसीजन हम लेंगे एलिमिनेशन मेथड से। मतलब क्या, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जहां पे हम दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाए उस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना ही करना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम के अंदर हार्डली 30 या 35 ही ऐसा क्वेश्चन होगा जिसके ऊपर आप 100% श्योर होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इस चीज को माइंड में रखते हुए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये रहा, which of the following is are the components of the high powered money। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है मेरा, पहला स्टेटमेंट, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, करेंसी हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हेल्ड बाय आरबीआई। ठीक है, तो मतलब क्या, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि हमें हाई पावर्ड मनी होता क्या है। ठीक, तो हाई पावर्ड मनी मेरा वैसा मनी होता है जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मतलब किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, लाइक एग्जांपल इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई। ठीक है, तो कोई भी कंट्री जिसका सेंट्रल बैंक कोई करेंसी को इशू करता है ना, वो होता है उसका हाई पावर्ड मनी। ठीक है, तो इसमें तो हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि इन सब में से कौन सा, तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा करेंसी है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। ठीक, तो नॉर्मल सा बात है, क्या लोगों के पास जो पैसा होता है वो तो आरबीआई का इशू किया हुआ पैसा ही होता है, तो ऑप्शन वन तो होगा ये हाई पावर मनी के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन वन कहाँ कहाँ है, यहाँ पे ऑप्शन वन, यहाँ पर ऑप्शन वन, यहाँ पे ऑप्शन वन है, तो ये ऑप्शन मेरा बी एलिमिनेट हो गया। और देखते क्या, हाई पावर्ड मनी क्या होता है, वैसा मनी जो आरबीआई ने इशू किया हो। ठीक है, करेंसी हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक, तो नॉर्मल सा बात है, क्या बैंकों के अंदर जो पैसा होता है, करेंसी होता है, वो भी तो आरबीआई ने इशू किया होता है ना। ठीक है, ऐसा थोड़ी चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया शाहरुख खान या रजनीकांत वाला वो करेंसी वो लोग रखेगा बैंक में, तो फायदा नहीं है उन लोगों को ना। तो नॉर्मल सा बात है, क्या वो लोग ऑथराइज करेंसी रखते हैं अपने पास, तो मतलब टू भी होगा ही होगा हाई पावर्ड मनी के अंदर। तो ऑप्शन टू कहाँ कहाँ है, ऑप्शन टू यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये भी लिमिट, मतलब क्या कि हमने दो ऑप्शंस को लिमिट कर दिया। अब मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर जो होगा इन दोनों में से एक होगा। ठीक, ऑप्शन थ्री देखो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हेल्ड बाय आरबीआई। अब नेचुरल सा बात है, क्या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जैसे मान लो डॉलर, आरबीआई अपने पास डॉलर का रिजर्व रखता है। ठीक है, तो डॉलर तो इंडिया के आरबीआई ने तो मतलब एक टाइप से इशू नहीं किया है ना, वो तो फॉरेन बैंक के सेंट्रल बैंक ने इशू किया है, तो हमारे लिए तो हमारे हिसाब से वो हाई पावर मनी नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब क्या कि इंडिया के अंदर हाई पावर मनी वही कहलाएगा जो कि आरबीआई ने इशू किया हो, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आरबीआई इशू नहीं करता, इसलिए ये हमारा हाई पावर मनी के अंदर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन ये थ्री कट गया मेरा, तो इस केस में मेरा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखते हैं आंसर क्या है, ऑप्शन ए सही। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आई होप क्लियर होगा। आते हैं क्वेश्चन टू के ऊपर। Consider the following statement with reference to monetized deficit of the government of India। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मोनेटाइज डेफिसिट होता है, मतलब क्या होता है, देखो हर बजट में क्या होता है कि गवर्नमेंट का एक होता है रेवेन्यू होता है, इनकम, ठीक है, और होता है एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट का कितना इनकम हुआ या कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ गवर्नमेंट के पास, और सामने गवर्नमेंट का कितना खर्चा है। ठीक ना, कितना आमदनी है और कितना खर्चा है। ठीक है, उन दोनों के बीच का गैप जो होता है उसको कहते हैं डेफिसिट। ठीक, जैसे मान लो गवर्नमेंट का आमदनी है या गवर्नमेंट का जो मतलब इनकम है या फिर रेवेन्यू है वो मान लो 10 रुपए। ठीक है, बट गवर्नमेंट का खर्चा 15 रुपए है, ये जो बीच का जो 5 रुपए हुआ ना, ये होगा डेफिसिट। ये 5 रुपए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से जुगाड़ करेगा। ठीक है, एक रास्ता तो क्या है कि वो मार्केट से लोन ले ले सिक्योरिटी वगैरह निकाल के, दूसरा क्या है आरबीआई के थ्रू अपना कोटा पूरा कर ले डेफिसिट का। ठीक है, तो अगर वो आरबीआई के थ्रू कोटा पूरा करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनेटाइज डेफिसिट, मतलब क्या आरबीआई से वो पैसा लेगा। ठीक है, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टाइप के लिए हो सकता है। ठीक,
अब क्या होता है, आरबीआई से पैसा लेगा गवर्नमेंट, तो अब आरबीआई क्या होगा, गवर्नमेंट को पैसा देगा। अब क्या होता है आरबीआई के पास, अब यहाँ पे आरबीआई दो तरीके से गवर्नमेंट को पैसा दे सकता है। पहला क्या, उसके पास जो ऑलरेडी तिजोरी के अंदर जो पैसा रखा हो, ठीक है, वो निकाल के दे दे गवर्नमेंट को कि लो भैया खर्च करो। दूसरा क्या है, आरबीआई करेंसी छाप के दे दे गवर्नमेंट को, ठीक, क्लियर। आप देखो इस कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप जाओगे तो ऑप्शन 2 एलिमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन 2 में क्या बोल रहा है हमारा, इट इन्वॉल्व्स ओनली प्रिंटिंग ऑफ हाई वैल्यू करेंसी नोट बाय आरबीआई। नहीं, हमने क्या देखा, दो ऑप्शन होता है, या तो वो न्यू नोट प्रिंट करके दे गवर्नमेंट को, या फिर जो ऑलरेडी उसके पास जो रिजर्व पड़ा हुआ है आरबीआई के पास, उसमें से पैसा निकाल के दे दे, ठीक है। तो ऑप्शन 2 तो मेरा एलिमिनेट हो गया, ये कट गया मेरा, ये कट गया मेरा। अब देखते हैं पहला वाला, इट इज दैट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट व्हिच इज फाइनेंस्ड solely by the borrowing from the RBI। तो ये तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया कि आरबीआई इसको फाइनेंस करता है पूरा 100%। तो इस केस में ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, तो चलते हैं फिर क्वेश्चन 3 के ऊपर। तो क्वेश्चन 3 मेरा ये कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग निपुण भारत मिशन। ठीक है, ये न्यूज़पेपर सीरीज के अंदर करते टाइम हम लोगों ने भी कवर किया था, न्यूज में भी था ये, ठीक। और करंट अफेयर्स के अंदर मैंने पोस्ट भी किया था ग्रुप के अंदर, तो आप वो जो भी है। तो क्वेश्चन लोग देखते हैं क्या, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग निपुण भारत मिशन। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट कवर्स चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। सेकंड क्या बोल रहा है, नीति आयोग इज द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस स्कीम। ठीक है, अब ये वाला है। अब क्या है कि निपुण भारत जो स्कीम स्टार्ट हुआ था गवर्नमेंट का मिशन, ठीक है, ये मेनली स्टार्ट हुआ था क्या, क्लास 3 साल से लेके 9 साल तक के बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं ना, उनके अंदर मैथमेटिक्स और लिटरेसी का मतलब थोड़ा नंबर्स का उन लोग को आइडिया हो सके, ठीक है, थोड़ा मतलब पढ़ना लिखना जान सके थोड़ा सा, तो बेसिक लर्निंग जो होता है वो प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये मेनली ये किनके लिए, 3 साल से लेकर 9 साल तक के बच्चों के लिए है। इसलिए है क्योंकि बेसिक लर्निंग एबिलिटीज उनके अंदर डेवलप करने के लिए। तो ऑप्शन 1 तो मेरा कट गया, ठीक है। तो ऑप्शन 1 अगर मेरा कट गया तो ये मेरा गायब हो गया, ये मेरा गायब हो गया, ठीक। सेकेंड, नीति आयोग इज अ नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस स्कीम। नहीं, ये जो निपुण भारत मिशन लॉन्च हुआ है हमारा, ये लॉन्च हुआ है अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। तो वो किसके अंदर में आता है, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। तो नीति आयोग का इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन बी भी यहाँ कट गया, ऑप्शन होगा हमारा डी राइट आंसर, ठीक है। ये 6 से 14 साल तक के जो बच्चों के लिए बोला गया है ना, ये है मेनली राइट टू एजुकेशन एक्ट जो मेरा है ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसके अंदर ये बोला गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, और 25% सीट रिजर्व होगा प्राइवेट स्कूल के अंदर। तो ये इसका फीचर नहीं है, ये राइट टू एजुकेशन एक्ट का फीचर है। तो इस केस में हमारा आंसर डी होगा, ठीक है। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लाइफ स्टॉक सेंसस। ठीक है, तो हमारा कंट्री के अंदर एक नॉर्मल सेंसस होता है, इसमें कि जनगणना लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा किया जाता है कि उनका पॉपुलेशन कितना है, क्या है, उनके बारे में डिटेल्स, ठीक। दूसरा क्या होता है, जानवरों के बारे में भी एक सेंसस होता है हमारे कंट्री के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं लाइफ स्टॉक सेंसस, ठीक है। एक और चीज, क्या एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम क्या होता है, जरूरी नहीं कि आपको हर ऑप्शंस के बारे में पता ही हो, ठीक है। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कैसे मिनिमम से मिनिमम नॉलेज का यूज करके हम मतलब एमसीक्यू सॉल्व करें, ठीक है। तो हर टाइम एमसीक्यू में ये मत मतलब एक टाइप से खोजने जाओ कि कौन सा आंसर सही है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, आप दो तरीका अपना सकते हो, क्या एलिमिनेशन मेथड के लिए दो तरीका अपना सकते हो, क्या जितने भी ऑप्शंस आपके पास दिए गए है ना, उन सारे ऑप्शंस में से आप ऐसे ऑप्शंस को देखो जिसके ऊपर आप 100% या तो श्योर हो कि वो होगा ही होगा, ठीक है, या 100% श्योर हो कि नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन जो इसके ऊपर आप 100% श्योर होगा ही होगा, उसको आप मार्क करो, और उसके हिसाब से वो ऑप्शन फिर जिस मतलब नहीं है जहां पर, उसको आप एलिमिनेट कर दो। ऐसा स्टेटमेंट जिसके ऊपर आप 100% श्योर हो कि वो नहीं होगा, तो वो स्टेटमेंट जिस ऑप्शन के अंदर उसको आप एलिमिनेट कर दो, ठीक है। जैसे इसके अंदर क्या है, तो ये बताना है लाइफ स्टॉक सेंसस के बारे में, ठीक है। तो मुझे नहीं पता है कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ठीक। मुझे नहीं पता सब एनिमल्स को कवर करता है कि नहीं करता है, ठीक। लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जो सेंसस किया जाता है वो कौन करवाता है, एनिमल जो हमारा फिशरीज का डिपार्टमेंट है, ठीक है। पहले वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर में आता था, बट लास्ट ईयर उसको अलग मिनिस्ट्री बना दिया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज वगैरह, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स नहीं करवाता, तो इसके ऊपर मैं श्योर हूँ कि ये नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं 3 के ऊपर श्योर हूँ कि नहीं होगा, तो मैं ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। देखा क्या हम लोगों ने कि मुझे नहीं पता स्टार्टिंग में 2 ऑप्शन सही है कि नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि तीसरा ऑप्शन गलत है,
उसी नॉलेज के बेसिस पे मैंने अपना आंसर निकाल लिया यहाँ, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखते हैं सही है। चलो, वैसे ये सब भी सही है कि 1920 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, हर 5 साल में एक बार होता है हमारा, ठीक है, और सभी डोमेस्टिक एनिमल्स को कवर करता है। तो मतलब क्या कि हमें सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है। वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कैसे करना है? एलिमिनेशन अप्लाई करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन 100% सही है या कौन सा ऑप्शन 100% गलत है, ठीक है। Believe me, in the examination, during the examination, hardly 35 to 40 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। बाकी के बारे में शायद ही, मतलब कितना भी करंट अफेयर्स कर लो, कुछ भी पढ़ लो, ठीक है, बाकी क्वेश्चंस के बारे में या कम ही होगा। तो उनका स्टेटमेंट्स के बेसिस पे हम लोगों को ये लर्न करना पड़ेगा कैसे हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करें। तो क्वेश्चन 5 देखते हैं हम लोग क्या। यहाँ पे ये बताना है मेनली, अरेंज द फॉलोइंग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या कि छोटे से बड़ा, ठीक है, स्मॉल टू बिग, ये लार्ज। Arrange the following renewable source of energy in increasing order of their contribution to total installed कैपेसिटी इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर जो रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड है उसमें से इन सब का कंट्रीब्यूशन कितना कितना है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर ये थोड़ा सा ही पढ़ा होगा तो आपको पता क्या होगा कि सोलर पावर जो है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है किसका है? सोलर पावर का है, ठीक है। तो सोलर पावर सबसे लार्ज होगा, तो सोलर पावर यहाँ आ जाएगा, मतलब क्या सोलर पावर सबसे लास्ट में होगा। तो ऑप्शन 1 लास्ट में कहाँ कहाँ है और कुछ देखना ही नहीं है, आगे आंसर बस, ठीक है। तो मतलब कम से ऑलरेडी एग्जाम के अंदर इतना बर्डन होता है, इतना प्रेशर होता है, तो ऐसे में हम लोग को स्टार्टिंग से ऐसे मतलब एमसीक्यू सॉल्व करता है ऐसे प्रैक्टिस करना है कि हम बिना किसी प्रेशर लिए, बिना किसी एक्स्ट्रा प्रेशर के या बिना किसी मतलब एक टाइप से बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के हम लोग एमसीक्यू के अंदर ऑप्शंस को मार्क कर पाए, बिकॉज एग्जामिनेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग को पहले से ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे कि हम लोग डायरेक्टली एग्जाम में जाके सिर्फ अप्लाई करें तो नहीं होने वाला है, तो यू नीड प्रैक्टिस। देखो, लर्निंग फैक्ट्स इज अ डिफरेंट थिंग और उसको इम्प्लीमेंटेशन पूरा कंप्लीटली अलग होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा बी। चलो देखते हैं फिर क्वेश्चन 6। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग 1950 से 1990, ठीक है। बताना है क्या मेनली इंडियन एग्रीकल्चर या इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए क्या होता है इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। मेनली 3 सेक्टर में आप लोग नापते हैं, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक। इन तीनों सेक्टर को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक क्या होता है कि प्री 1991 और पोस्ट 1991, क्योंकि 1991 में हम लोगों ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या एलपीजी पॉलिसी जो था वो अडॉप्ट किया था, लिबरलाइज, ग्लोबलाइज और प्राइवेटाइज वाला, ठीक है। तो उसके पहले का सिचुएशन कैसा था आजादी से लेकर 1990 तक, और 1990 के बाद जब हमने ये पॉलिसी अडॉप्ट किया तो उसके बाद का सिचुएशन क्या था। तो मेनली इन तीनों सेक्टर के बारे में जब हम पढ़ते हैं ना, तो मेनली इस 2 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो हमारा प्री 1990 का जो फेज था ना, 1950 से लेके 1990 तक का जो फेज था, उसमें इंडियन एग्रीकल्चर का कंडीशन कैसा था। पहला ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है मेरा, इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हैड इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। मुझे नहीं पता इंक्रीज हुआ था कि नहीं हुआ था। सेकंड क्या है, द प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन बाय द एग्रीकल्चर इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, मुझे नहीं पता। थर्ड, the proportion of the population working depending on agriculture declined significantly, क्या एग्रीकल्चर के ऊपर जो पॉपुलेशन डिपेंडेंट था वो क्या डिक्लाइन हुआ था। आजादी से लेकर अभी तक जो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर वो मोर और लेस सेम ही है, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 टर्म है, एक क्या है सर्वे के अंदर क्या आया कि अभी 50% जो पीपल वो इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। इंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर और डिपेंडेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर कंप्लीटली डिफरेंट होता है, क्लियर है। दोनों में कॉन्सेप्ट अलग अलग है, ठीक। इंगेज मतलब उस फील्ड में काम कर रहा है और दूसरा क्या होता है उस फील्ड में डिपेंडेंट है। जैसे एग्जांपल मान लिया जाए, वो एक मान लो कि वॉचमैन है, ठीक है। वो क्या है, भले वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इंगेज ना हो, ठीक है, उसके पास जो थोड़ा मोड़ा लैंड हो उसने क्या हो किसी और को दे रखा हो, भैया तुम खेती करना, थोड़ा मोड़ा पैसा मेरे को दे देना, ठीक है। लेकिन वो इंगेज भले किसी और काम में, लेकिन डिपेंडेंट वो एग्रीकल्चर फील्ड के ऊपर ही है, ठीक। तो जो भी है इस चीज को हटाओ, फिलहाल कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पे। हर चीज एक्सप्लेनेशन करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता ना शॉर्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है,
हाँ, द प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन बाय एग्रीकल्चर इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, ठीक। तो ऐसा नहीं होता है, जब भी कोई कंट्री डेवलप्ड होता है ना, तो क्या होता है, जीडीपी के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन, एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन डिक्लाइन करता है। ये देखो, किसी भी कंट्री का 3 फेज होता है डेवलपमेंट का। पहला क्या होता है, मेरा अंडर डेवलप्ड होता है वो कंट्री, ठीक है। फिर क्या होता है, डेवलपिंग होता है, फिर होता है डेवलप्ड होता है, ठीक है। जब कंट्री अंडर डेवलप्ड होता है तो उसके कंट्री के अंदर क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी के अंदर, क्योंकि बाकी सब सेक्टर जो होता है उतना ज्यादा डेवलप नहीं होता है, ठीक है। ना तो इंडस्ट्री होता है, ना सर्विस सेक्टर उतना ज्यादा होता है, इसलिए एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है जीडीपी के अंदर, ठीक है, परसेंटेज वाइज, ठीक है, नॉट नेट, परसेंटेज वाइज। लेकिन जैसे जैसे कंट्री डेवलप होता है तो क्या होता है, उसके कंट्री के अंदर एग्रीकल्चर, हो सकता है एग्रीकल्चर भी डेवलप्ड हो रहा हो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर ज्यादा डेवलप होता है, इसलिए क्या होता है कि परसेंटेज वाइज जो जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कम हो जाता है। तो इसके बेसिस पे क्या है, हमारा ऑप्शन 2 हमारा एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पर डिक्लाइन होगा, ठीक है। तो ये मेरा एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया मेरा, ठीक। अब ये देखते हैं, तो 1 तो होगा ही होगा। थर्ड, द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन वर्किंग डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर डिक्लाइन, नहीं, मोर और लेस सेम ही है हमारा, तो ये भी गलत हो गया मेरा। तो इस केस में मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए। क्योंकि सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मान लो किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, वरना ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, तो मैं रिप्लाई करके या वॉइस नोट सेट करके वो डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब देखो, इन्फ्लेशन में दो टाइप का होता है, ठीक है, एक होता है मेरा क्या, कॉस्ट पुश, एक होता है डिमांड पुल, ठीक है। कॉस्ट पुश क्या होता है, कोई भी एक चीज मान लो बनाना है आपको, ठीक है, मान लो कि आपको एक पार्ले जी बनाना है, ठीक है, बिस्किट का पैकेट, ठीक। उसके लिए आपको क्या चाहिए, मैदा चाहिए, ठीक है, शुगर चाहिए, ठीक है, प्लास्टिक चाहिए, लेबर चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक। तो मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बनाने के लिए उसका इनपुट कॉस्ट लगता है, ठीक है। अगर मान लो इसमें से कल को मैदा का रेट बढ़ जाए, या लेबर का चार्जेस बढ़ जाए, या प्लास्टिक का जो पैकेजिंग होता है उसका चार्ज बढ़ जाए, तो क्या होगा, पार्ले जी जो आज 3 रुपए में बिक रहा है उसका प्राइस बढ़ के 4 रुपए हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, उसका प्राइस राइज हो गया, तो मतलब उसके प्राइस में इन्फ्लेशन आया, क्यों आया, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। तो जब भी किसी चीज का जो रेट है ना, वो उसके इनपुट्स का प्राइस बढ़ने के कारण बढ़ता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है, क्योंकि उसका इनपुट का प्राइस बढ़ गया इसलिए उसका कॉस्ट बढ़ गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है, डिमांड पुल। डिमांड पुल क्या होता है, अगर मान लिया जाए कि गर्मी के मौसम में क्या होता है कि मेनली लोग प्याज का डिमांड ज्यादा करने लगते हैं, प्याज का डिमांड सेम होता है बट सप्लाई कम होता है, तो अगर मान लिया जाए कंज्यूमर डिमांड ज्यादा करने लगे, उसके सामने सप्लाई कम है, ठीक है, तो नेचुरल सी बात है कि अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो प्राइस राइज उसका होगा, ठीक है। ये दो टाइप का मेरा इन्फ्लेशन होता है। तो इस क्वेश्चन में मेनली पूछा गया कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में, तो आराम से इसका जवाब दे सकते हो। इफ द इन्फ्लेशन caused by an increase in the price of inputs like labor and raw material, ये तो होगा ही होगा, अभी मैंने बताया, ठीक है। अगर ये होगा तो मेरा ऑप्शन या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ये और ये कट गया मेरा, ठीक है। सेकेंड, दिस इन्फ्लेशन इज ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ एन एक्सपेंडिंग इकोनॉमी। ऐसा नहीं है, ठीक है, ये कॉस्ट पुश का नहीं है। अगर मान लो डिमांड, अगर किसी कंट्री के अंदर डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मतलब डिमांड ज्यादा हो रहा है, ठीक है, इसके कारण प्राइस बढ़ रहा है। अगर डिमांड ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब क्या, लोगों का पेइंग कैपेसिटी बढ़ रहा है, ठीक है, लोग कम, लोग ज्यादा, मतलब एक तरह से डिमांड कर रहे हैं, तो लोग ज्यादा कब डिमांड करेंगे, जब उनका इनकम बढ़ेगा, ठीक है। तो मतलब क्या, कि जो डिमांड डिमांड पुल इन्फ्लेशन मेरा होता है, वो एक टाइप से इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी को एक्सपेंड कर रहा है, क्योंकि लोगों का इनकम बढ़ रहा है, लोगों का इनकम बढ़ रहा है, तो लोग इसलिए ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, इसलिए वो शो करता है हमारा क्या, एक्सपेंडिंग इकोनॉमी है ये। तो किसका फीचर, एक्सपेंडिंग इकोनॉमी हमारा फीचर है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का, ठीक है, ना कि कॉस्ट पुश का। कॉस्ट पुश क्या दिखाता है कि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन हमारा ज्यादा हो रहा है। तो ऑप्शन 2 एलिमिनेट हो गया मेरा। तो इस केस में मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो देखते हैं आंसर क्या है मेरा 7 का, ठीक है। चलो, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड है, ठीक। विथ रेफरेंस टू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दे आर सब्जेक्ट टू द नॉर्म ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर। अब ये एक्सप्लेन तो करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा सभी चीज की,
पर फिर भी कोशिश करता हूँ क्या कि हर बैंक को क्या होता है कि कुछ पैसा मान लो बैंक के पास 100 रुपया है, ठीक है। अगर बैंक मान लो 100 रुपए जो उसके पास आया डिपॉजिट के अंदर, मान लो 100 का 100 रुपए लोन में घुमाने लगे, तो क्या होगा कि विजय माल्या जैसे लोग लोन लेके तो भाग जाएगा। फिर क्या होगा, बैंकों को नुकसान होगा, तो कंज्यूमर का पैसा तो डूब गया, डिपॉजिट का पैसा। इसलिए क्या होता है, आरबीआई ने ये बोला है भैया अगर आपके पास 100 रुपए का डिपॉजिट है ना, तो आप 100 के 100 रुपए बैंक में लोन में नहीं घुमा सकते हो। आपको उस 100 रुपए में से कुछ एक एसएलआर कोटा में डालना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ सीआर कोटा में डालना पड़ेगा, ठीक। तो इस कोटा में डालने के बाद जितना पैसा आपके पास बचेगा, ठीक है, मान लो कि गवर्नमेंट ने 20 रुपए 20% बोला, 20% बोल रहा है कि आपको एसएलआर में रखना पड़ेगा, 4% बोला हुआ है कि सीआर में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब कितना बचा, 76% बचा बैंक के पास पैसा, तो 76% आप लोन में घुमा सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या है, टोटल पैसा आप लोन में नहीं घुमा सकते, उसमें से कुछ पैसा आपको साइड रखना पड़ेगा। साइड मेनली दो फंड में रखना पड़ता है। अभी सीआरआर रेट जो है 4% है, ठीक है, और एसएलआर रेट अप्रोक्स 18% है, ठीक ठीक है। तो मतलब 22% पैसा आपको साइड में रखना पड़ेगा, बाकी जो पैसा आपके पास बचेगा 78% उसको आप लोन में घुमा सकते हो, ठीक है। ये एक टाइप का रिजर्व होता है कि अगर मान लो कल को बैंक को थोड़ा नुकसान होता है, तो कम से कम जो डिपॉजिटर को देने के लिए बैंक के पास कुछ तो पैसा बचे। तो सीआरआर के अंदर जो पैसा रखा जाता है ना, कैश रिजर्व रेशियो, वो आरबीआई के पास बैंक रखता है, ये पूरा पूरा कैश में होता है, ठीक है। और एसएलआर के अंदर क्या होता है, बैंक अपने पास रखता है अलग से। उसके अंदर क्या होता है, बैंक के पास चॉइस होता है कि वो या तो उसमें 18% के अंदर वो पैसा रखे, नोट करेंसी रखे, या गोल्ड रखे, या सिक्योरिटीज रखे, कुछ भी रखे, ठीक है। ये चीज यहाँ पे ये बताना है क्या कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर ये सब चीज लागू होता है कि नहीं होता है, ठीक है। हाँ, ये चीज लागू होता है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के ऊपर। ये ऑप्शन तो होगा ही होगा, तो 1 होगा, ठीक है। 25% उसको जो न्यू ब्रांचेस होता है वो अनबैंक्ड एरिया में, मतलब रूरल एरिया में खोलना पड़ेगा, ये भी सही है। 2 होगा ही होगा, 3 भी होगा ही होगा, प्रायोरिटी सेक्टर, ठीक। तो ऑप्शन इसका डी होगा। अब प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है ये भी बता देता हूँ। क्या अभी मैंने क्या बताया, बैंकों को अपना लोन का, ठीक है, बैंकों को क्या होता है जितना पैसा उसके पास डिपॉजिट होता है उसमें से कुछ पैसा उसको साइड करना पड़ता है, ठीक है, सीआर कोटा के अंदर और एसएलआर कोटा के अंदर। ये सीआर कोटा क्या होता है, आरबीआई के पास रहता है, ठीक है। एसएलआर क्या होता है, ये बैंक अपने पास भी अलग से साइड में रखता है, ठीक। तो मान लो इन दोनों को मिला के 22% बैंकों ने साइड रख दिया पैसा, ठीक। बाकी उसके पास कितना बचा, 78% पैसा जो लोन में घुमा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी आरबीआई का शर्त क्या है कि अगर बैंकों को फ्री छोड़ दिया जाए, भैया आप 78% जो अपने हिसाब से लोन घुमा दो, तो बैंक क्या होगा कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को ही सिर्फ लोन देगा, क्योंकि वहाँ रिटर्न ज्यादा है। तो फिर जो छोटे मोटे व्यापारी है, छोटे मोटे एमएसएमई इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसको तो लोन मिल नहीं पाएगा। इसलिए आरबीआई ने एक स्कीम लाया था प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का। इसके अंदर क्या होता है कि बैंक इन 78% जितना मतलब पैसा जो बैंक लोन में देगा, उस टोटल लोन अमाउंट में से उसको 40%, ठीक है, एक प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर देना पड़ेगा। तो मतलब प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ सेक्टर, एक आरबीआई ने एक लिस्ट बना के रखा है, ठीक ना। ये रहा मेरा प्रायोरिटी सेक्टर का लिस्ट है, एग्रीकल्चर सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर, वुमेन लीड इंडस्ट्रीज वगैरह, ठीक ना, एजुकेशन वगैरह, ठीक। तो इन सारे सेक्टर का एक लिस्ट होता है प्रायोरिटी सेक्टर का, ठीक है। तो उन सभी सेक्टर के अंदर मिला के 40% जो लोन में घुमाएगा पैसा, उस टोटल लोन का पैसा का 40% इस सेक्टर के अंदर उसको लोन देना पड़ेगा, ठीक है। तो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के ऊपर ये शर्त है कि इसको अपना टोटल 75% जो पैसा घुमाएगा उसको प्राइवेट सेक्टर के अंदर देना पड़ेगा, ठीक। आई होप क्लियर है, क्योंकि इससे ज्यादा मतलब अच्छे तरीके से इतने शॉर्ट टाइम में बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बिकॉज 20 क्वेश्चन का वीडियो है, तो आंसर सब कुछ डिस्कस करना पड़ेगा ना, टोटल एक्सप्लेन करने के चक्कर में बहुत बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। फिर आप ही लोग कंप्लेन करोगे कि वीडियो बहुत लंबा है। चलो फिर तो इसका आंसर देख लेते हैं फिर। हाँ, तो इसका आंसर डी है मेरा। चलो क्वेश्चन 9, ये इंपॉर्टेंट टर्म है क्या, विथ रेफरेंस टू वे एंड मींस एडवांस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक। वे एंड मींस एडवांस क्या होता है, मैंने क्या बताया बहुत बार क्या होता है, गवर्नमेंट बजट डिसाइड करता है कि भैया अगले 1 साल में मैं इतना खर्चा करूंगा, अगले एक साल के अंदर मेरे पास इतना रेवेन्यू आने वाला है, उस रेवेन्यू में से मैं ऐसा ऐसा खर्चा करूंगा, ठीक है। लेकिन अचानक से कोरोना आ जाए तो क्या हो जाएगा, फिर गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो कट गया, कम हो गया, लेकिन एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अब पैसा का जुगाड़ कहाँ से हो, तो पैसा का जुगाड़ करने का मैंने क्या बताया, 2 तरीका होता है, ठीक। या तो मार्केट से बोरोइंग कर ले, या आरबीआई से ले ले, ठीक है। आरबीआई से जो लेगा ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या
वेन मीन्स, एक तो हमने क्या देखा था मॉनिटाइज डेफिसिट वाला, ठीक है। सेकंड क्या होता है कि वेन मीन्स होता है। वेन मीन्स का इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया आपको शॉर्ट टर्म में आरबीआई को पैसा देगा, ठीक है, उस को आपको वापस करना पड़ेगा 90 दिन के अंदर, 90 डेज के अंदर आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। वापस नहीं करते हो तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। अब वो जो पैसा आपको मिलेगा वो आपको रेपो रेट पे इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। तो मतलब ये याद रखना है क्या, वेन मीन्स जो होता है वो आरबीआई से गवर्नमेंट उधारी लेता है, ठीक है, फॉर शॉर्ट टर्म मतलब 90 डेज के लिए उधारी लेता है, और उसका रेट क्या होता है, रेपो रेट पे होता है, इंटरेस्ट रेट। इतना इन्फॉर्मेशन काफी है एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। चलो देखते हैं। इट इज अ फैसिलिटी for both the center and state for borrow from the RBI to balance temporary mismatch in their cash flow। मैंने बताया क्या टेम्पोररी 90 डेज के लिए होता है, ठीक है, ये तो मेरा सही है। तो अगर मेरा ये ऑप्शन स्टेटमेंट 1 मेरा सही है, ये है, तो मेरा ये एलिमिनेट हो गया मेरा। सेकेंड, नॉर्मल वे एंड मींस एडवांस आर प्रोवाइडेड लोअर इंटरेस्ट रेट, नहीं लोअर पे नहीं होता है, सेम टू सेम पे होता है मेरा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो आंसर मेरा ए आ गया। टाइम बहुत हो रहा है वीडियो का लेंथ, तो इसीलिए चलो। Which of the following are excluded from the national income to calculate personal income, ठीक है। नेशनल इनकम हमको ये निकालना पड़ेगा कि नेशनल इनकम जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, उसमें से हम लोग क्या डिडक्ट करेंगे नेशनल इनकम में से, ठीक है। किसी भी कंट्री का जो इनकम होता है, अगर उसमें से मेरे को ये निकालना हो कि उस कंट्री का पर्सनल इनकम क्या, मतलब उस कंट्री के लोगों का पर्सनल इनकम क्या है, तो मैं कैसे निकालूंगा। सबसे पहला क्या कि कॉर्पोरेट टैक्स। तो हमको ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका क्या है ना, कि आपको ये रिलेट करना पड़ेगा कि एक नॉर्मल इंसान अपने लेवल पे क्या क्या टैक्स पे करता है, ठीक है, या फिर क्या क्या उससे रिलेटेड है। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स तो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री देगा ना, तो उसका पर्सनल इनकम से क्या लेना देना, ठीक है। ये एलिमिनेट इस लॉजिक के साथ, ये कट गया मेरा, ये कट गया मेरा। ये नहीं देना पड़ेगा पर्सनल इनकम के लिए, ठीक है। उसके बाद अनडिस्टर्ब प्रॉफिट, मतलब क्या कंपनी के पास मान लो प्रॉफिट बहुत जमा जमा हुआ है, ठीक ना, उसने उसको प्रॉफिट को अपने एम्प्लॉयज के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो उसके पास क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जमा है, ठीक है। तो नेचुरल सा बात है कि इसको भी हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो 1 और 4 देखो कहाँ कहाँ है, तो 1 को हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसमें क्या हो रहा है एक्सक्लूडेड, ठीक। तो मतलब क्या कि हम लोग पर्सनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम कॉर्पोरेट टैक्स को एक्सक्लूड करेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स को नहीं गिरेंगे, ठीक है। तो ये कट गया, ये कट गया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा क्या क्या नहीं गिनेंगे, ठीक ना। तो कॉर्पोरेट टैक्स को नहीं गिनेंगे और प्लस हम लोग अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट को भी नहीं गिनेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट चाहता है क्या, गवर्नमेंट अगर मान लो ऑप्शन 3 क्या बोला है, गवर्नमेंट ने मान लो कि कोविड के टाइम में 500 रुपए सबको दिया कि भैया हम आपको वेलफेयर के लिए 500 रुपए देते हैं, ठीक है। तो नेचुरल सा बात है क्या वो 500 रुपए क्या उस इंसान के इनकम में ऐड होगा, ठीक है, वो इनकम में गिनाया जाएगा उस इंसान के, तो ये तो ऐड होगा ही होगा, ठीक है। तो ये ऐड होगा, तो ऑप्शन बी कट गया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा क्या ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो ये 1 ऑफ 4 ऐड नहीं होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तो फिर आगे का चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, हमने ऑलरेडी देखा था ऊपर क्या, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक, मैंने एक्सप्लेन भी किया था अच्छे से। दो टाइप का इन्फ्लेशन और होता है, ठीक है, वो तो मेथड था ना, वो तो मेथड था हमारा, ठीक है, इन्फ्लेशन को मतलब कैलकुलेट करने का, ठीक। लेकिन अब क्या है रिप्रेजेंट करने का। हमने ऊपर जो देखा था कॉस्ट पुश और डिमांड पुल, वो क्या था मेथड था, कि किस मेथड से हम लोग इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, ठीक। अब क्या है इन्फ्लेशन को मेजर तो कर लिया, लेकिन इन्फ्लेशन को आप प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो उस प्रेजेंट करने के लिए भी 2 टर्म्स है मेरे पास, एक क्या है मेरा हेडलाइन इन्फ्लेशन, एक होता है क्या कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। डिफरेंस ये होता है कि कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है कि हमारा कि हम लोग उसको चीज को एक टाइप से कंसीडर करते हैं जो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल जैसे हमारा 700 आइटम्स का गुड्स है, हटाओ ये सब चीज, ठीक है, मिली, ठीक है। ये देखो 2 तरीका होता है प्रेजेंट करने का, क्या होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन का मतलब क्या होता है वैसा इन्फ्लेशन का चीज जो कि हेडलाइन बनाए, सिंपल सा बात है समझने के लिए, क्या जैसे फूड वाला, ठीक, फ्यूल वाला,
ठीक है। फूड एंड फ्यूल का जो इन्फ्लेशन होता है वो बहुत ज्यादा हेडलाइन बनाता है, इसलिए उसको रिलेट करते हैं हेडलाइन से, ठीक है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, कि कोर वाला जो होता है उसके अंदर क्या होता है, कोर वाले को कैलकुलेट करते टाइम हम लोग फूड को और फ्यूल को एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते रहता है, ठीक है। तो मतलब क्या, कोर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते टाइम हम लोग फूड और फ्यूल को कैलकुलेट नहीं करते, ठीक। लेकिन हेडलाइन इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते टाइम हम लोग फूड एंड फ्यूल को कंसिडर करते हैं, ठीक। इस इंफॉर्मेशन के साथ आप इस टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू को आराम से समझ सकते हैं। क्वेश्चन देखो, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द टाइप ऑफ इन्फ्लेशन कंसिडर द फॉलोइंग। हेडलाइन इन्फ्लेशन रिफर्स टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स इन द बास्केट इंक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल। मैंने अभी बताया क्या, हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है, हम सभी चीजों के वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं इंक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल को, ठीक है, क्योंकि वही बहुत ज्यादा हेडलाइन क्रिएट करता है ना, ये तो होगा ही होगा, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन इज मोर वोलाटाइल देन हेडलाइन, नहीं अभी हमने क्या देखा था, हेडलाइन क्योंकि हेडलाइन बनाता है उसके अंदर फूड एंड फ्यूल होता है, इसलिए बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। कोर इन्फ्लेशन जो होता है मोर और लेस सेम मतलब सिमिलर होता है या फिर फ्लक्चुएट कम करता है, ठीक है। हेडलाइन ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, तो ये ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12, consider the following statement about the MSME sector. This sector is the largest employer of human resources in India. नहीं, MSME सेक्टर नहीं है, सबसे ज्यादा जो ह्यूमन एम्प्लॉय देता है इंडिया के सबसे लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो वो एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर इज द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ये ऑप्शन मेरा गलत है, ये ऑप्शन गलत है, तो मेरा ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया मेरा। क्लियर है, क्लियर। ये सेकंड MSME सेक्टर जो है सेकंड लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट हमारा एग्रीकल्चर, ठीक। ये एलिमेंट हो गया। अब सेकंड ऑप्शन, इट जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड कंपेयर टू लार्ज इंडस्ट्रीज, ठीक। इट जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड कंपेयर टू लार्ज इंडस्ट्रीज। नहीं समझ में आया, इसको ऐसे समझो क्या, कि अगर मान लो कि कोई कंपनी है वो 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, क्लियर। अब क्या है, उसके पास दो तरीका होता है, बड़ा बड़ा जो इंडस्ट्री होता है वो क्या होता है, वो क्या करता है, उसके पास पैसे बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। पर जो लार्ज इंडस्ट्री होता है उसके पास क्या होता है, पैसे ज्यादा होते हैं, वो क्या करेगा, मशीन्स बड़ा बड़ा मशीन्स खरीद के ले आएगा, ठीक, क्लियर है। तो वहां पे क्या होता है, बड़ा बड़ा मशीन्स लाएगा तो क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम जनरेट होगा। लेकिन एमएसएमई सेक्टर जो होता है उतना पैसा उसके पास होता नहीं है, इसलिए क्या होता है, वो मशीन्स के बदला ह्यूमंस को ज्यादा अपॉइंट करता है, ठीक। तो मतलब क्या कि वो पर कैपिटल मतलब हर इन्वेस्टमेंट के साथ वो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है एज कम्पेयर टू लार्ज इंडस्ट्री, ठीक है। लार्ज इंडस्ट्री जितना इंप्लॉयमेंट क्रिएट करेगा जितना पैसों के साथ, उतना पैसे में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज्यादा इंप्लॉयमेंट क्रिएट करता है, ठीक है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ये करंट अफेयर से रिलेटेड है मेनली। देखो ऐसा ही क्वेश्चन आता है यूपीएससी के अंदर करंट अफेयर्स के नाम पे, ठीक है। मैंने क्या बोला, करंट अफेयर सिर्फ नाम का होता है, बाकी स्टैटिक ही रहता है, ठीक। क्योंकि अभी क्या केरला के अंदर जीका वायरस का केसेस आया, इसलिए इसको क्वेश्चंस को डाला गया, ठीक है। अब लेकिन ऐसा थोड़ी ये प्योर करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है, ठीक, क्योंकि ये केसेस तो पिछले मतलब बहुत सालों से चले आ रहा है, ठीक है, 10-15 साल मतलब 100 साल से ही चले आ रहा है, ठीक है, इन सारा केस। तो हमें ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, एडिस मॉस्किटो जो होता है ना वो किस किस टाइप के डिजीज का इंपॉर्टेंट वेक्टर है, मतलब उसके कारण कौन कौन सा डिजीज होता है। जिका होता है, ठीक, चिकनगुनिया होता है, 1 और 2 होता है, तो 1 और 2 होता है, ठीक है। उसके बाद मुझे पता है 3 भी होता है, डेंगू भी होता है और येलो फीवर भी होता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक मच्छर ये सारा डिजीज कैरी करता है, इसलिए डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ मॉस्किटो। चलो अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज रिगार्डेड एज द नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है, नेशनल इनकम। यहाँ पे 2 टर्म होता है, एक क्या होता है ना, जीडीपी। सबको पता है क्या जीडीपी, एक कंट्री के अंदर जितना प्रोडक्शन होता है उसका मार्केट वैल्यू, ठीक है। जीडीपी में अगर हम लोग क्या होता है, एक कंट्री का जीडीपी मतलब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर उस कंट्री का मेरे को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना हो तो नेट मतलब क्या, नेट तो जीडीपी से जब ग्रॉस से हम लोग नेट पे जाएंगे, ग्रॉस से जब लोग नेट पे जाते हैं तो क्या होता है, ऐसा मान लिया जाए एक फार्मर है, ठीक ना, एक फार्मर ने
100 केजी टमाटर उगाया, ठीक है, वो मार्केट में उस 100 केजी टमाटर को बेचने गया, ठीक, लेकिन जब वो मार्केट पहुंचा तो उसने क्या देखा कि उसका 10 केजी टमाटर सड़ गया है, और नेट वो मतलब वो टोटल सिर्फ 90 केजी टमाटर ही मार्केट में वो बेच सकता है, क्योंकि 10 केजी उसका खराब हो चुका है, ठीक है। तो क्या होगा, ग्रॉस टोटल उसने कितना केजी टमाटर उगाया, 100 केजी उगाया, ठीक, तो ये इसका ग्रॉस प्रोडक्शन हो जाएगा, लेकिन उसका नेट प्रोडक्शन कितना है, 90 केजी है, क्योंकि बाकी 10 केजी तो खराब हो गया ना, डेप्रिसिएशन। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होता है, ग्रॉस से ज्यादा लोग नेट पे जाते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि हम लोग डेप्रिसिएशन वगैरह को हटा देते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी ग्रॉस नेट में आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो जीडीपी में रहा है, ठीक ना, जीडीपी के अंदर क्या होता है, हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट प्लस करते हैं क्या, एक्सपोर्ट इंपोर्ट माइनस, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है मेरा, ठीक, उसको हम लोग जीडीपी से प्लस कर देते हैं, ठीक है, टोटल नेट निकल जाता है मेरा कि डोमेस्टिक खुद की कंट्री मैंने कितना प्रोड्यूस किया, प्लस मैं जो कितना कंट्री में हो रहा है ट्रेडिंग उसी का, ठीक है। तो जीडीपी प्लस ट्रेडिंग मिला के मेरा होता है जीडीपी, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो गया मेरा नेट का, ठीक। तो हालांकि इसका ऑप्शन ये बी वाला है, ठीक, लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन क्या है, फैक्टर कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस, ठीक है। तो मान लिया जाए कि एक कंपनी है जो पार्ले जी बनाता है, ठीक है, पार्ले जी मान लो कंपनी है, ठीक है। मान लो उसका खर्चा क्या हुआ, मान लो कि 3 रुपए खर्चा करके वो मान लो पार्ले जी बना रहा है, 3 रुपए उसका प्रोडक्शन चार्ज निकला, ठीक है। अब लेकिन सिंपल सा बात है क्या, कि वो जो मार्केट में बेचने जाएगा सामान 3 रुपए का, अब उसके ऊपर क्या टैक्सेस लगाया गवर्नमेंट, ठीक, वो जो 3 रुपए उसका प्रोडक्शन कॉस्ट हुआ, लेकिन जब वो मार्केट में बिकने आएगा तो उसके ऊपर मान लो कि 1 रुपए गवर्नमेंट का टैक्सेस हो गया, 1 रुपया मार्केट खर्चा हो गया, ठीक ना, ये सब चीज। तो अब मार्केट में रेट कितना हो गया उसका, 5 रुपए, 3 रुपए उसका प्रोडक्शन कॉस्ट और 5 रुपए उसका मार्केट में प्राइस, बिकॉज टैक्स वगैरह गवर्नमेंट का हो गया और बाकी सब खर्च हो गए, ठीक है। तो ये 3 रुपए जो हुआ इसको हम लोग क्या कहेंगे, फैक्टर कॉस्ट, मतलब क्या फैक्ट्री में जो बना उसका टोटल कॉस्ट कितना था, 3 रुपए में बन गया, अब मार्केट प्राइस क्या होगा उसका, 5 रुपए होगा, ठीक है। ठीक है? तो तो फैक्टर प्राइस से मार्केट प्राइस में जाने के लिए लोग क्या करते हैं, टैक्सेस वगैरह को प्लस करते हैं, ठीक। तो इसका ऑप्शन बी है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, प्रीपेड पेमेंट ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक। तो दे आर द पेमेंट इंस्ट्रूमेंट दैट फैसिलिटेट द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो बिल्कुल सही है ये 15 का ये होगा, ठीक है। ओनली दोज कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया कैन इश्यू पीआई इन इंडिया, ठीक है। ये हाँ, तो ये बिल्कुल सही है, सिर्फ जो इंडिया में जो कंपनी रजिस्टर्ड है सिर्फ वही प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट चला सकता है इंडिया के अंदर, ठीक। दीज इंस्ट्रूमेंट्स डू नॉट परमिट कैश विड्रॉल, ऐसा नहीं है, क्योंकि पेटीएम हो गया चाहे ये हो गया, वो आपको मतलब प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जो हो गया वो आपको एटीएम कार्ड फैसिलिटी या पैसा निकालने की फैसिलिटी देता है वो लोग, ठीक है। ये 3 गलत हो गया मेरा, 3 एलिमेंट हो गया, तो ऑप्शन ए। पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द वोटिंग शेयर इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो हमारा जो एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसके अंदर मेनली क्या होता है ना, हर कंट्री क्या होता है, मान लो कि जितना भी कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, तो पहले तो उनका असेसमेंट किया जाता है क्या, कि उनका इकोनॉमी कैसा है, उनका पॉपुलेशन कैसा है, ठीक है, और सब क्राइटेरिया भी, उनका ट्रेड कैसा है, ठीक है। इन सब क्राइटेरिया के बेस्ड पे उसको एक कोटा दिया जाता है, ठीक है। मान लो किसी को 5% कोटा मिला, किसी को 6% कोटा मिला, किसी को 10% कोटा मिला, ठीक। उस कोटा के बेसिस पे क्या होता है, उसको हर साल अपना कोटा के अकॉर्डिंग अमाउंट एक टाइप से कंट्रीब्यूट करना पड़ता है आईएमएफ के फंड के अंदर, ठीक है। जैसे मान लो कि 100 रुपए का आईएमएफ का फंड है, ठीक है, और यूएसए का कोटा मान लो 10 रुपए का, तो इसका मतलब क्या हर साल उसको 10 रुपए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इंडिया का कोटा मान लो 2 रुपए है, ठीक है, 2% है, तो मतलब क्या 2 रुपए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। और इस शेयर के बेसिस पे ही उसका वोटिंग राइट भी होता है, मतलब क्या अगर मान लो कोई कंट्री है, ठीक है, जिसको कि जो कंट्रीब्यूशन राइट जिसका मान लो 10% है, ठीक, तो जब भी वोटिंग होगा फ्यूचर में तो उसका वोट 10% कैरी करेगा, मतलब टोटल वोट का, ठीक है। इंडिया मान लो कि टोटल कंट्रीब्यूट करता है 2%, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये सब कैलकुलेट करने का इंडिया को असाइन किया गया कि भैया आपका असेसमेंट के बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि आपको 2% कॉन्ट्रीब्यूशन या 2% वोटिंग राइट मिलेगा, ठीक है। तो अब इंडिया क्या होगा, 2% उसको एक टाइप से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा हर साल टोटल फंडिंग का, ठीक है। मतलब क्या कोटा सिस्टम यहाँ पे होता है, कोटा वोटिंग सिस्टम भी होता है और प्लस
ऑन द बेसिस ऑफ जितना आप वहां पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्या द यूनाइटेड स्टेट्स हैज द मैक्सिमम वोटिंग शेयर फॉलोड बाय द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अब यहाँ पे ठहर के रुको, ठीक है। मतलब क्या कि अगर नॉर्मल थोड़ा सा भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन, तो ये चीज पता होगा क्या कि यूएसए के बाद, ठीक है, दुनिया में अगर कोई कंट्री आता है या तो वो रशिया होगा या तो चाइना होगा, ठीक है। क्लियर? यूके तो आएगा नहीं। क्लियर? ये ऑप्शन तो मेरा गलत हो गया। सबसे ज्यादा वोटिंग राइट जो है यूएसए का है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट वो करता है, ठीक है ना। और उसके बाद रशिया का, उसके बाद ऐसे ऐसे कंट्री का है, ठीक है। तो ये मेरा गलत हो गया, तो ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया मेरा। इंडिया ऑक्युपाइज द फोर्थ पोजीशन विद द वोटिंग शेयर ऑफ 5%। नहीं, ऐसा नहीं, इंडिया का हार्डली 2 पॉइंट कुछ है, मतलब लेस देन 3% ही है इंडिया का, ठीक है। तो ये मेरा कट गया, तो ऑप्शन डी आंसर। मतलब क्या इसमें जो वोटिंग राइट होता है ना, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। अब वो कंट्रीब्यूशन कैसे फिक्स होता है, उस कंट्री का असेसमेंट किया जाता है, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमी, पॉपुलेशन और ट्रेड, ठीक। उस इन तीनों का मतलब और भी क्राइटेरिया होता है, उन सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे मेजर करके एक कोटा दिया जाता है कि भैया आपका 10% कोटा, आपका 5% कोटा है। फिर उस कोटा के हिसाब से उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, और वो उसका वोटिंग राइट भी मतलब डिसाइड करता है। तो मतलब सिंपल इन शॉर्ट, भैया जितना आप पैसा दोगे उतना आपका वोटिंग राइट का वैल्यू होगा, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस टाइप समथिंग। ये क्वेश्चन क्या है कि जब गवर्नमेंट ने जीएसटी बनाया था, ठीक है, तो कौन कौन सा टैक्स उसके अंदर सब्स्यूम हो गया था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कोई भी नॉलेज नहीं चाहिए, नो नॉलेज, ठीक है। मतलब क्या, अगर थोड़ा सा भी अवेयरनेस है, ठीक है, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकते हैं। क्या कि नॉर्मल सा जीएसटी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा क्या जीएसटी 2017 में स्टार्ट हुआ था कंट्री के अंदर, ठीक। मतलब 5 साल, इस 5 साल में किसी ना किसी रिलेटिव ने तो जमीन खरीदा ही होगा, ठीक है, नेचुरल सा बात है। अब फोन करके बताया ही होगा, ठीक। तो फोन करके जब बताया होगा तो उसने भी बताया होगा कि भैया मैंने इतना स्टैंप ड्यूटी भरा है, इतना स्टैंप ड्यूटी, इतना इतना स्टैंप ड्यूटी भरा है। इसका मतलब क्या कि जीएसटी के आने के बाद भी स्टैंप ड्यूटी कंटिन्यू है, ठीक है। स्टैंप ड्यूटी हटा नहीं है मेरा, ठीक। स्टैंप ड्यूटी अगर मेरा हटा नहीं है, ठीक है, तो स्टैंप ड्यूटी मतलब अभी भी है, तो इसका मतलब क्या जीएसटी के अंदर स्टैंप ड्यूटी सबमिशन नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी कंटिन्यू हो रहा है मेरा। तो जहां जहां स्टैंप ड्यूटी है मैं उसको हटा दूंगा। तो कहाँ का स्टैम्प ड्यूटी है मेरा, ये यहाँ कट गया मेरा, ये कट गया मेरा, और ये कट गया मेरा, ठीक है। ऑप्शन मेरा ये आ गया, कोई नॉलेज का जरूरत नहीं, ठीक है। ठीक। क्वेश्चन 18। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एसोसिएशन ऑफ एशियन कंट्री, ठीक है। एशियन के बारे में हमें बताना है। द एशियन was established in 1967 with the signing of the Bangkok Declaration by the 10 Asian member states, ठीक है। ये पहला है। दूसरा क्या है, द एशियन चार्टर इज लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट ऑन इट्स मेंबर स्टेट्स, ठीक। ये दो स्टेटमेंट है। अब देखो एशियन के अंदर आज के डेट में क्या है कि 10 मेंबर है, टोटल 10 कंट्रीज है एशियन के अंदर, ठीक है। लेकिन 1967 के अंदर जब एशियन बना था, उस 4 कंट्री ने मिलकर एशियन को बनाया था, ठीक है। विद द टाइम आसपास के पड़ोसी ने ज्वाइन किया, और आज के डेट में ये 10 मेंबर है एशियन का, ठीक है। तो ये बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत है कि भैया जब स्टार्ट में वो 10 मेंबर ने साथ में आके 10 मेंबर ने बनाया, नहीं। स्टार्टिंग में 4 मेंबर ने बनाया, विद द टाइम बाकी मेंबर ने उसको ज्वाइन किया, ठीक है। तो ये गलत, ये कटा, ये कटा। और उसका जो चार्टर होता है लीगली बाइंडिंग है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर सब गलत हो गया, इसका बी होगा, सॉरी। क्वेश्चन 19 देखते हैं क्या। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट शेल कंपनी। शेल कंपनीज क्या होता है कि वो बस झूठ मूठ का नाम, जैसे वो मेनली क्या होता है, वो लोग कंपनी खोल लेते हैं, ठीक। अगर तो लगभग सभी लोगों ने देखा ही होगा वो स्कैम 1992 वाला वेब सीरीज या मूवी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो भी यही काम करता है ना कि बहुत सारा फर्जी कंपनी खोल लेता है नाम पे, उसके नाम पे ट्रेडिंग करता है, लेकिन रियल में क्या होता है वो कंपनी कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता है, सिर्फ नाम का कंपनी होता है, ठीक है।
सेल कंपनी क्या होता है, सिर्फ वो कुछ भी चीज प्रोड्यूस नहीं करता है, बस वो नाम का कंपनी होता है। मेनली वो मनी लॉन्ड्रिंग हो गया या फिर जो ये सब चीज के लिए यूज होता है, जो भी है। तो दे आर कॉर्पोरेट entities that do not have any active business operations। तो बिल्कुल सही बात है, कोई एक्टिव नहीं होता है इनका बिजनेस। ये सही है मेरा, ये सही है मेरा। या तो ऑप्शन ये हो सकता है या ये हो सकता है। दूसरा क्या, दे आर डिफाइंड एज इलीगल एंटिटीज अंडर द कंपनी एक्ट। नहीं, कंपनीज एक्ट के अंदर कहीं भी शेल कंपनी के बारे में कुछ नहीं लिखा है, कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। तो इस केस में मेरा ऑप्शन इज द राइट आंसर। इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है। कल से क्वेश्चन 15 क्वेश्चन रखेंगे हम लोग, ठीक है, ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाता है। चलो लास्ट क्वेश्चन जीएसटी को फिर से आ गया। विथ रेफरेंस टू गुड्स एंड सर्विस कंसीडर द फॉलोइंग। इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, इधर आना चाहिए था, मिस्टेक हो गया, ठीक है, चलो जो भी देख लो। हाँ, इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स इम्पोज्ड एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन। इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस इज लिव्ड बाय एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट ऑफ द कंजप्शन, ठीक है। ये अब ये तीनों स्टेटमेंट है, मुझे ये नहीं पता तीनों में से कौन सा सही है, ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है क्या कि इसके अंदर क्या होता है, जीएसटी के अंदर मेरे लिए 2 टाइप का टेस्ट होता है, मेरे लिए 3 टाइप का टैक्स होता है, ठीक है। एक क्या होता है मेरा सेंट्रल जीएसटी, एक होता है क्या आईजीएसटी। सेंट्रल जीएसटी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, आईजीएसटी क्या होता है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान जाता है तो उसके ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस चार्ज करता है, बाद में स्टेट गवर्नमेंट को दे देता है, ठीक है, जो भी है। और थर्ड क्या होता है स्टेट जीएसटी, ठीक। ये 3 टाइप का मेनली होता है। अब ये भूल जाओ, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला आईजीएसटी, तो आईजीएसटी मेनली क्या होता है, कौन चार्ज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करता है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब ये पता है सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करता है तो स्टेट वाला तो ये पढ़ के ही गलत हो गया, ऑप्शन 3 गलत, ऑप्शन 3 काटो, ऑप्शन 3 काटो मेरा, ठीक है। उसके बाद इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, तो जीएसटी के बारे में अगर कहीं पढ़ा होगा तो ये तो बात आता ही समझ में, क्या ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मतलब क्या, अगर मान लो कोई सामान गुजरात में बन रहा है, ठीक है, कोई सामान अगर मान लो गुजरात में बना और वो बिहार में जा रहा है बिकने के लिए, ट्रांसपोर्ट होकर बिहार में जा रहा है, तो उसके ऊपर जो टैक्सेस चार्ज होगा वो बिहार गवर्नमेंट लेगा, ठीक है। जिस स्टेट के अंदर या जिस जगह पर सामान बिकेगा वो स्टेट का गवर्नमेंट जहां पर बिकेगा उस स्टेट का गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्सेस चार्ज करेगा, ठीक है। ये होता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इसका ऑप्शन होगा बी मेरा, ठीक है। तो हमारा इंट करते हैं, ठीक है। तो आज हमारा लास्ट का क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो देख लेना, कोई अगर डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, वरना ग्रुप के अंदर पोस्ट करना, तो मैं फिर ऑडियो नोट्स के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगा उसको, ठीक। तो थैंक यू, फिर कल मिलते हैं।